अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करेंगे वो है बस तेरा साथ हो और इसकी अब हम किस्त नंबर 18 यानी एपिसोड नंबर 18 तक पहुँच गए हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि तफ़सीली बात करें क्योंकि इसके ऊपर मैंने रिव्यू भी लिखा था पहले। तो उसमें कुछ लोग जो हैं वो उनको मतलब इख्तिलाफ़ है, ठीक है ना? इख्तिलाफ़ राय का हक़ हर आदमी को होता है। और अगर कोई कुछ कह रहा है तो हमें उसको खुले दिल के साथ सुनना चाहिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करके पेश कर दूँ क्योंकि इतनी लंबी तहरीर जो होती है ना वो लिखना मुश्किल होती है क्योंकि वो फिर बोरिंग हो जाती है। बोलने में वो चीज़ आसान होती है कि आप वो ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा बात कवर कर लेते हैं। खैर, तो बैक टू रिव्यू। अब तक जो इसमें कहानी में हुआ वो यही था कि उस लड़की को जो हीरोइन है अंसा उसको घर से निकाल दिया है और वो परेशान है और उसके साथ सर्टेन ये हुआ कि वो अपनी सहेली के घर चली जाती है और वहाँ उसकी वालिदा जो होती हैं वो काफ़ी बदतमीज़ी करती हैं कि भाई हम इसको क्यों रखें ये वो सुन लेती है, दिल बर्दाश्त हो जाती है, वहाँ से आ जाती है, फिर उसे चोट लग जाती है, अपेरेंटली वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वहाँ पर सारे क्लास फेलोज़ भी आ जाते हैं जो उसके वो मुँह बोले चाचा टाइप के हैं, खुशी चाचा वो आ जाते हैं वहाँ पर। और वो उनसे कहती है कि आप मुझे अपने साथ ले चलें। अनस के दादा उसको ऑफ़र करते हैं कि भई हम तुम्हें निकाह करके साथ ले जाते हैं। वो कहती है नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं क्यों उस लड़के से निकाह करूँ वग़ैरह-वग़ैरह। ख़ैर वहाँ से ये अपने मुँह बोले चाचा के साथ चली जाती है और जैसे कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक होता है और इस किस्म की क्लास के लोगों के साथ ये चीज़ ज़्यादा होती है, कि वो इतनी बड़ी उम्र के आदमी के साथ जाकर रह रही हैं, उसके ऊपर भी लोग जो हैं वो तरह-तरह की बातें बना रहे हैं जो कि मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि अगर ये थोड़ा यंगर आदमी के साथ जाकर रह जाती तो ज़ाहिर है ये लड़की वैसे खुद भी ना रहती, लेकिन इतनी बड़ी उम्र के आदमी के साथ कोई इस तरीके से इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन क्योंकि इसकी एआई वीडियो आ गई थी खराब किस्म की, तो इस वजह से लोगों ने शायद समझा कि चलो भई मुफ्त का माल है भाई, तो उसको मुँह लगा नहीं रहा, लाओ हम इसको मज़ा चखाएँ लड़की को, जो एक लोगों की आदत होती है औरतों को तंग करने वाली। उस हिसाब से लोगों ने इसको तंग किया और ये वहाँ से भी परेशान होकर निकल कर भाग गई और फिर गली में बैठी, मस्जिद में जाकर बैठी और उसको बार-बार ये ऑफ़र हुई कि भई तुम उस अनस से निकाह कर लो, लेकिन ये रेडी नहीं थी। लेटर ऑन उसको ये समझ में आया कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है और फिर ये तय हुआ कि जी ये जो है अनस से शादी कर लें, निकाह कर लें। अब वो हक़ महर का सीन, वो जो आजकल एक पाकिस्तानी ड्रामों में इश्यू खड़ा हुआ है ना फेमिनिज़्म का, बगैर सोचे-समझे एक चीज़ आपको करनी है। मैं हक़ महर पे बात ख़ैर किसी और वक़्त करेंगे। इस वक़्त बात ये कि लड़के की हैसियत के हिसाब से हक़ महर होता है, पहली बात। अ, दूसरी बात, ये लड़का जो है अभी-अभी अपने ताया से ये वादा कर कर आया है कि जो घर का मामला है और जिस घर के ऊपर बेइंतहा लड़ाई हो रही है, कि ताया कह रहे हैं कि मेरा है और मैं किसी को नहीं दूँगा और ताया की बीवी जो है वो रो रही हैं और बच्चे अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो ये क्योंकि एक सहल पसंद कह लें या इस किस्म का लड़का है जो कि किसी किस्म के फड्डे में नहीं पड़ना चाहता। बहरहाल इन लोगों ने उसको जिस भी तरीके से बदतमीज़ी से इसे पाला-पोसा है, तो इसके अंदर कुछ थोड़ी-सी ये शर्म है कि चलो ये इतना रो रहे हैं, पीट रहे हैं, हंगामा मचा रहे हैं, लाओ मैं इनको जो हूँ ना वापस कर देता हूँ घर के। अच्छा भई लो, मरो, तुम रखो अपने पास। ख़ैर, तो ये जो है जब ये उनसे वादा कर आए थे तो फिर इनको यहाँ पर मेहर में नहीं लिखना चाहिए था खैर, ठीक है ना? क्योंकि इन्होंने अब ये वादा खिलाफ़ी हो गई ना एक तरह की। दूसरी चलें, इनका घर था, घर का पार्ट था, इन्होंने उसको कर दिया। समझ में मेरी एक बात ये नहीं आई कि सहेली इनको बड़े मान से अपने घर लेकर गई और वहाँ उनकी वालिदा ने बदतमीज़ी करके इस लड़की को अपने घर से निकाल दिया। अब वो जो सहेली के अब्बा यहाँ फ़ोन कर के और इस लड़के को बता रहे हैं कि हक़ महर ऐसे ये होता है और ऐसे अदा किया जाता है और ये होता है और वो होता है, तरह-तरह की बातें वो वहाँ कर रहे हैं बैठे हुए। ये क्यों नहीं कहते कि बेटा तुम नहीं ये निकाह करना चाहती, नहीं हो उस लड़के के अंदर इंटरेस्टेड, मेरे घर आ जाओ, मेरी बीवी पागल है, उसने तुम्हें निकाल दिया था, मैं तुम्हें अपना वर्ड दे रहा हूँ और मैं तुम्हें मतलब ज़बान दे रहा हूँ, तुम आके मेरे घर में रह जाओ और मैं तुम्हें रखूँगा बेटी बना के। क्यों नहीं ये बात कह देते? ये नहीं कह रहे वो, उन्होंने बड़ी चालाकी से लड़की को अपने घर से निकाल लिया। अच्छा ख़ैर एनीवेज़ वहाँ इनका निकाह हो जाता है, निकाह करके ये चप्पल-वप्पल भी इनके आगे रख देते हैं, वो पहना के वहाँ से बाइक पे बैठ के से दोस्त की और छलांगे मारती हुई यहाँ आ जाती हैं ससुराल। अब ससुराल इनको तो पता ही नहीं होता कि ससुराल में इनका कौन-सा अच्छा वेलकम होने वाला है, यहाँ तो इनको मज़ीद बेइज़्ज़ती का सामना करना पड़ रहा है, तो वहाँ वो पागलपन चल रहा है, घर मेरे नाम रख दो और ये करो, वो करो वाली सारी बातें चल रही हैं। अब जब ये घर पहुँचती हैं, तो घर पहुँच के फिर वो सारा सिलसिला पानी पिला दो, फलाना-ढिमकाना वो सब कुछ हो जाता है। उसके बाद अब जब कमरे में जाने की बारी आती है, तो एक मतलब पागलपन की बात क्या आप ये कह रही हैं मियाँ से कि जी तुम मत आओ कमरे के अंदर। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि हमारे ड्रामास के अंदर फेमिनिज़्म के नाम पे आप जो हैं वो जहाँ चाहते हैं आप मॉडर्नाइज़ेशन ले लेते हैं। जहाँ आपका जी चाहता है, आप जो है वो अचानक आपको इस्लामी अक़दार याद आ जाती हैं। यानी कि जब मैं ये कहूँ कि जी मैं मर्द की बराबरी कर रही हूँ और मैं जो हूँ वो बनियान पहन के सड़क पे बैठूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, तब मुझे ना अल्लाह याद है, ना मुझे इस्लाम याद है, ना मुझे कुछ याद है। तब मैं जो हूँ कह रही हूँ कि जी मेरी मर्ज़ी और मैं यूँ और मैं यूँ उस किस्म की बातें कर रही हूँ। और जहाँ मुझे ये समझ में आया कि जो है हक़ महर की बात है या इस्लाम ने औरत को क्या राइट दिया है, मुझे मेरा अलग घर होना चाहिए, वहाँ मुझे इस्लाम याद आ जाता है। जैसे ही मर्द की 4 शादियों की बारी आती है, मैं उसी लम्हे भूल जाती हूँ कि जी इस्लाम ने क्या कहा है, मैं फिर वहाँ पर जो ना पलटी खा लेती हूँ।
तो वही वाली बात है कि यहाँ पर जब आपको हक महर के वक़्त आपको इस्लाम याद था। अब आप जब शौहर के साथ कमरे के अंदर आई हैं, तो अब आपको ये याद नहीं कि शौहर का क्या हक है, आपका क्या फ़र्ज़ है, अब आपको याद नहीं। अब आपने लात मार के उसको बाहर निकाल दिया। वो वहाँ से बाहर निकल कर चले गए अपना सा मुँह लेके, ज़ाहिर है कि वो शरीफ़ आदमी तो वो कोशिश नहीं कर रहा कि मैं जो हूँ कुछ वो करूँ। ज़ाहिर है इतनी टेंशन में वैसे तो ख़ैर किसी के दिमाग में ये बात नहीं होती, लेकिन ख़ैर मर्दों का कुछ भरोसा भी नहीं होता कि क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल कहने की बात ये है कि जब जहाँ आपने निकाह के लिए राज़ी हो गई हैं और आप जो है वो आपको अपने हुकूक याद हैं, तो फिर आपको दूसरे का हक भी याद होना चाहिए। ख़ैर इन्होंने शौहर को कमरे से निकाल देती हैं। वो दादा के पास चले जाते हैं, फिर वो लेट जाते हैं, फिर वो खाना ले आते हैं, फिर उनको पुप्पी खाना ले आती हैं वग़ैरह-वग़ैरह। सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके अंदर वो एक इस्लामिक टच हक महर का दे दिया, तो फिर एक इस्लामिक टच उन्होंने उसके अंदर प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन का दे दिया था, फिर एक इस्लामिक टच ये दे दिया कि जी तुम्हारे हिस्से का रिज़्क है, ये कबाब पिछले हफ़्ते बने थे, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। स्टोरी उन्होंने थोड़ी-सी वहाँ ड्रैग करी, लेकिन बहरहाल उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है जो कि बहुत ही काबिल-ए-ज़िक्र है, वो ये है कि जब ये झगड़ा शुरू होता है कि ताया जो है वो फ़ाइल लेके ही इसके सर पे सवार हो जाते हैं कि भाई अब तो तुम साइन करो और जो घर का हिस्सा तुम्हारे नाम दादा ने कर दिया था वो भी तुम वापस मेरे नाम ट्रांसफ़र करो। वहाँ लड़ाई-झगड़ा होता है, ये बता देता है कि मैंने मेहर के ऊपर मेहर में जो है वो ये घर इस लड़की के नाम इसका जो पोर्शन मेरे नाम था वो मैंने हिस्सा इसके नाम कर दिया है। अच्छा, वहाँ ये बड़ा निकल कर आगे आती हैं जब ताया इसको मारने के लिए लड़के को हाथ उठाते हैं कि आप हाथ नहीं उठाएँगे, आप यूँ नहीं करेंगे और लोग सोशल मीडिया पे मैं देख रही हूँ वो जी शेरनी की तरह वापस आई और ये हुआ और यूँ शेरनी की तरह वो निकल कर आगे आई। उसके बाद मियाँ ने कहा तुम ज़रा मेरी बात सुनना, हाथ पकड़ के इनको लेके जाते हैं। हीरोइन अंसा को और कमरे में ले जाके बंद कर आ जाते हैं। शेरनी की तरह वो आगे आई थी, बंदरिया की तरह से हीरोइन को ले जाके कमरे में बंद कर दिया। अब जहाँ उनको शेर बनना था, वहाँ वो खड़ी दरवाज़ा पीट रही हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये बाहर खैर खड़े पिट रहे होते हैं। उनका जो कज़न है, मुझे समझ में ही नहीं आया कि जो हारिस वहीद का कैरेक्टर है, वो इतना कोई इन्होंने बेवकूफ़ाना सा कैरेक्टर बनाया है, आगे भी उसके बारे में बात करूँगी, कि उसको ये सेंस नहीं है कि मैं एक लोहे का गुलदान उठा के किसी आदमी के सर पे मारूँगा तो हो सकता है कि वो मर जाए। मतलब वो इतना अकलमंद है। ठीक है कि वो जो है उसको इतना सेंस नहीं है कि मैं ये लोहे का गुलदान उठा के किसी के सर पे मार रहा हूँ, तो इससे अगर ये आदमी मर गया तो ये एक पुलिस केस बन जाएगा, जबकि वो भी पुलिस भुगत के बैठा है। खैर फिर भी वो खींच के इनके सर पे गुलदान मार देता है, इनके सर में चोट लग जाती है साइड में, हालाँकि बड़ा काफ़ी नकली सीन था, लेकिन चलें अब ज़ाहिर है कोई इतना मारते हुए भी नहीं उनको दिखाते, खैर उसने मार दिया, इनके सर में चोट लग जाती है, वो अंदर से चीखती रहती हैं, समहाउ वो बाहर आती हैं। उसके बाद जो है ये होता है कि अरे, अरे इनके तो सर में से खून निकल रहा है। वो कहती है मैं तुम्हारे सर पे ठंडा पानी डालूँगी। देखें ड्रामा आप बना रहे हैं। एक मैंने जब रिव्यू लिखा उसमें मैंने ये बात कही कि देखिए सही तरीका क्या होता है जब सर पे चोट लगती है और खून बहता है। कहीं से भी अगर खून बह रहा है तो खून ज़्यादा ना बह जाए, इसके लिए ये करना पड़ता है कि आप सबसे पहले उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें ताकि खून रुके। आपका सबसे बड़ा जो मकसद है वो खून रोकना है। ठीक है ना? अब आपने एक गलत चीज़ ड्रामे में दिखा दी कि वो जाकर ठंडे पानी के अंदर सर नीचा करके सोचिए सर नीचा करके तो और ज़्यादा खून बहेगा और वो पानी से सर धो रहा है। खून कैसे रुकेगा? खून तो बहता रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें ड्रामों के अंदर मत दिखाया करें, मेडिकल, लीगल इस किस्म की चीज़ें मत दिखाया करें ड्रामों से जिसमें लोग जो हैं वो गलत गाइड हो जाएँ। उसका नुकसान क्या है कि देखिए किसी बच्चे ने कच्ची उम्र के आदमी ने ये सीन देखा, उसके ज़हन में आया कि अच्छा शायद ये ट्रीटमेंट होती होगी, उसके चोट लगी, उसने जाके पानी बहाना शुरू कर दिया। तो ये हिमाकत-आमेज़ चीज़ें ना दिखाया करें, कपड़ा दिखाते कि भिगो के कपड़ा जो है वो सर पे रख लिया। ये इतना ही दिखाना था कि बाथरूम में जाके वो रोना चाह रहा है, तो वो कुछ भी मतलब दिखा देते, कुछ गिर गया, पड़ गया, साफ करने के लिए जा रहा है, कपड़े कमीज़ बदलने जा रहा है कि खून लगा हुआ है। या पेट खराब दिखा देते भई। जाके बाथरूम में बैठ जाते और वहाँ बैठ के वो रोने लगते। तो वो ना मुझे इस ड्रामे के अंदर प्रॉब्लम यही नज़र आता है कि देखें स्टोरी अच्छी है, लोगों की एक्टिंग अच्छी है, लेकिन सिचुएशन जो क्रिएट करते हैं ना, वो बहुत ही बचकानी होती हैं और बहुत ही फ़ोर्स्ड होती हैं। बिला वजह एक सिचुएशन आपको एक आदमी को बाथरूम में भेजना है, आप समझ में नहीं आया कैसे भेजें, तो सर पे पानी बहाने के लिए चला गया। मतलब क्या बेवकूफ़ाना बात है, सर की चोट, खून बहती हुई। खैर एनीवेज़ वो वहाँ चले जाते हैं, वो वहाँ रोते रहते हैं, बाहर इनकी फूफी जो है वो किस्सा सुनाती हैं सारा का सारा कि आखिर एक्चुअली इस लड़के के साथ हुआ क्या था और इसके माँ-बाप के साथ क्या मसला था, सारी बातें। वो सारा किस्सा हो जाता है और वो ये जो घर होता है वो अभी तक इसके नाम नहीं हुआ है। नेक्स्ट ये दिखाते हैं कि अब इनको ज़ाहिर है घर के अंदर रहने में इनको तकलीफ तो हो रही है, हालाँकि दोनों एक दूसरे का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं और दादा ने छोटा-मोटा समझाया भी इस लड़की को कि देखो मैं इतना मतलब बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं इतना अभी भी जहान-दीदा हूँ। चाहे मेरी बीनाई कमज़ोर हो गई है, चाहे मैं चल नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जहान-दीदा हूँ कि मैंने अभी भी एक अच्छी लड़की, एक नगीना-सा ढूँढ के अपने पोते के लिए निकाल लिया है। तो तुम भी अब इसका साथ दो, अभी भी बन के रहो वगैरह-वगैरह। एनीवेज़ अब इसके बाद ये दिखाते हैं कि जो लड़की की सहेली है वो, सहेली के अब्बा जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं आई थिंक अगर मुझे सही याद है तो और उनके साथ खुर्शीद चचा, वो एक गाड़ी के अंदर विराजमान होके और आते हैं कि जी हम इस लड़की से मिलने के लिए आएँगे। जब वो लड़की से मिलने के लिए आते हैं पहले तो उनको चौकीदार वगैरह अंदर नहीं आने देते, लेकिन जब वो लड़की कहती है कि जी मेरे मेहमान हैं आने दो, तो वो अंदर आ जाते हैं। अंदर आते हैं तो इनकी च आके जो ताया हैं वो बदतमीज़ी करने लगते हैं कि मेहमानों को निकालो। उनको उस वक़्त तक ये नहीं पता होता कि मेहमानों में आया कौन-कौन है। जैसे ही वो ये देखते हैं
ये डिप्टी कमिश्नर साहब कहते हैं कि अरे आप तो हमारे ऑफ़िस में आए थे, हमने आपको बड़ी अच्छी तरह बिठाया था और आप तो हमें निकाल रहे हैं, तो ये एकदम से पलट जाते हैं और ये फ़ौरन कहते हैं, "अरे! अरे! इतना बड़ा आदमी मेरे घर आ गया और मेरी खुशनसीबी है, ये है, वो है।" अब यहाँ पर हारिस वहीद का कैरेक्टर फिर वही टीनेजर बच्चों वाली बेवकूफ़ाना रिटार्ड वाली हरकत कि वो कह रहे हैं, "अरे अब्बा आपको क्या हो गया? अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं?" मतलब उस इतने बड़े लड़के को ये सेंस नहीं है कि मेरे अब्बा अभी इतने गर्म हो रहे थे और अब ये अचानक जो है इन्होंने पैंतरा बदला है, गिरगिट की तरह इन्होंने रंग बदला है और ये जो है इस आदमी की खुशामद कर रहा है। यकीनन ये कोई बड़ा आदमी है, कोई पुलिस वाला है या कुछ है। ये सेंस ही नहीं उस लड़के में ना, वो कह रहा है, "क्या हो गया?" अब्बा उसको धक्के मार रहे हैं कि, "भई तुम चुप हो जाओ और ये नहीं करो, वो नहीं करो।" खैर वो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ बैठ के उनकी खूब खुशामद-वुशामद करते हैं। एक्टिंग फरहान ताहिर की वहाँ बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक्टिंग इस ड्रामे में सबकी अच्छी है। खैर वो वहाँ ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं और उसके बाद ये होता है कि वो जो डिप्टी कमिश्नर साहब होते हैं, वो बताते हैं कि भई मैं इस लड़की का देखने वाला हूँ और मैं इसको देख रहा हूँ और ये दोनों बच्चे मुझे जो है अपनी औलाद से ज़्यादा अज़ीज़ हैं वग़ैरह-वग़ैरह। सवाल ये पैदा होता है, जो बात मैंने पहले कही थी, वही वाली बात कि जब आपकी बीवी ने उस लड़की को घर से निकाला था और उसके बाद आप निकाह के अंदर बैठ के वो मेहर की बक-बक कर रहे थे कि जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे होता है बेटा, वैसे होता है। आपने उस वक़्त इस लड़की को सहारा क्यों नहीं दिया? आपने जाके जो है वो इस लड़की की शादी करवा दी और आपने लड़के को दर्ज दे दिया कि तुम हक़ महर लिख दो। अब आप आ गए इसके सगे बन के। जब ये सड़क पे बैठी रात को रो रही थी, उस वक़्त जब सहेली फ़ोन कर रही थी और परेशान हो रही थी और सारी चीज़ें थी, उस वक़्त इन्होंने सहारा क्यों नहीं दिया इस लड़की को? और ये जो अब यहाँ पर आके धौंस जमा रहे हैं और इसकी अपनी बेटी की सहेली के मियाँ के ताया, उनको आके आप जो है वो डरा रहे हैं और धमका रहे हैं कि जी मैं तो खबर लेता रहूँगा और बेटी की ससुराल आता रहूँगा और मैं जाता रहूँगा, सारी चीज़ें करता रहूँगा। ये सारी धौंस इन्होंने इस लड़की के भाई को क्यों नहीं दिखाई थी? जो टीपू का कैरेक्टर है, जो इस लड़की का भाई बना हुआ है, जिसने डंडे मार के, लात मार के इस लड़की को घर से बाहर निकाल दिया है, झूठे उसके ऊपर। तो उस वहाँ पर इनके अब्बा क्यों नहीं गए और इन्होंने जाके क्यों नहीं इसे गिरेबान पकड़ा और टीपू को फ़ोन मिला के क्यों नहीं कहा इसने इनके अब्बा ने कि जी तुम इसको रखो लड़की को घर पे वरना मैं पुलिस लेकर आऊँगा और तुम्हें रख लूँगा वगैरह-वगैरह सारी चीज़ें। तो ये इस ड्रामे की बहुत बड़ी वीकनेस है कि सिचुएशन सिर्फ़ बनानी है आपको, तो जो भी सिचुएशन आपको बनानी है, आप समहाउ उसके ऊपर पहुँचने के लिए कोई भी बेवकूफ़ाना हिमाकत आमेज़ रास्ता जो है वो आप इख्तियार कर लेते हैं और आप एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। जो ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है सीन वो मुझे उनका लग रहा है फ़हाम कुरैशी और जो वो लड़की है ज़ोया नासिर, शहरीन जो बनी हुई है। क्योंकि फ़हाम कुरैशी ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में जो लोग होते हैं वो मेरी पसंद के मुताबिक चलते हैं। तो ये नए ओवर कंट्रोलिंग मर्द आए हैं शहर के अंदर और अब ये अपना ओवर कंट्रोलिंगपन और पागलपन करके दिखाएँगे और इस लड़की को ठीक-ठाक मज़ा चखाएँगे क्योंकि अब अंसा जो है ये हाथ उठा-उठा के दुआएँ माँग रही हैं और कह रही हैं कि जी, जिस आदमी ने मेरी तस्वीर एआई से बनाई थी, अल्लाह करे कि उसकी बहन और माँ के साथ ऐसा हो। तो ये चीज़ हो गई हालाँकि बहन और माँ की वजह से चाहिए था कि वो कहती कि बहन और बेटी के साथ ऐसा हो क्योंकि उसको क्या पता कि किसने वीडियो बनाई है और किसने वो किया है। लेकिन बहरहाल वो चीज़ उनको यहाँ फिट करनी थी तो उन्होंने ये चीज़ इस तरह से कर ली। तो ओवरऑल फिर वही बात है, फिर वही बात कहूँगी कि एक्टिंग अच्छी है ड्रामे के अंदर सब लोग क्योंकि एक्टर्स ही सारे बहुत अच्छे हैं ना। सबा परवेज़ बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, सलमान शाइस्ता हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं और ये जो हीरोइन बनी हुई है लड़की भी अच्छी खासा ड्रामों के अंदर आई है। फरहान सईद भी ओवर एज लग रहे हैं लेकिन चलो उन्होंने भी खासी बेहतर एक्टिंग कर ली है इस ड्रामे के अंदर। तो एक्टर्स तो सारे बहुत अच्छे हैं। तो एक्टिंग हारिस वहीद बहुत अच्छे एक्टर हैं, ज़ोया नाज़िर हमेशा इस किरदार में आती हैं, बिल्कुल सही किरदार अदा कर रही हैं। जो दोस्त-वोस्त बने हुए एक्स्ट्राज़ वो भी उन्होंने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी, जो ख़ास तौर पे लड़के का दोस्त बना हुआ था, उसने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग करी है। एक बात और जो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सहेली जब घर आई हैं, तो वो इतनी ज़्यादा तारीफ़ अनस की कर रही हैं, इतनी कि समझ में नहीं आ रहा कि मेरी अम्मी तो इतनी मुतासिर हो गई, मर्द सोने का निवाला खिला देता है, लेकिन घर नाम नहीं करता। भई तुम्हें क्या घर खाना है? ईंटें निकाल-निकाल के चाटोगी? इतनी क्यों नंगी-भूखी तो नहीं होती औरतें कि आप जो है मुसलसल उनके पीछे पड़ी रहें कि जी हक़-महर में कुछ मिल जाए, जायदाद मिल जाए, ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए, ज़ेवर मिल जाए। ये जो नदीदापन और एक अजीब लालचीपना सा औरतों का कर दिया ना जैसे औरत की कीमत लग रही हो। साफ बात मैं कहूँ मुझे बहुत बुरी लगती है ये बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए हक़-महर होना चाहिए, औरत को बेसिस की भी ज़रूरत होती है, सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, औरत को तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़रूरत लेकिन औरत इतनी गई-गुज़री भी नहीं होती कि आप इस तरह 2 चीज़ें देके ना उसको लालचीपने की वो कर के दिखाएँगे जैसे तो बस मरी जा रही है चीज़ों के लिए ना मटीरियलिस्टिक ना वो करें। इतनी भी कोई औरतों को आफ़त नहीं आ रही होती। जैसा वक़्त पड़ता है बेचारियाँ गुज़ारा किसी न किसी तरह कर ही लेती हैं। तो वो इस कदर घर नाम करने के ऊपर वो इतना ज़्यादा तारीफ़ अल्लाह करे और दुआ कर के लिए हाथ उठाओ और हम दोनों मिलके दुआ करते हैं कि अल्लाह करे मुझे भी तुम्हारे मियाँ जैसा मियाँ मिल जाए। बहुत ही कोई फ़ज़ूल सीन थे, वो बहुत ही कोई वाहियात सीन थे। बिला वजह उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़, इतनी तारीफ़ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये इतनी ज़्यादा तारीफ़ जो कर रही हैं वो ये क्यों कर रही हैं?
अब इसके अंदर ड्रामे में सारी चीज़ें जो हैं वो तो एक तरफ हो गई हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे थे दोनों के दोनों अच्छा पढ़ रहे थे और ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। वो सारी बातें तो हो गई कोने के अंदर, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं। अब दिखाएँगे ये इसके अंदर एक आध सीन ऐसा कि अभी यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे और वहाँ हाथ में हाथ डाल के घूमेंगे और कोई आदमी जो है वो जब इनकी बीवी के ऊपर आँख उठा के देखेगा और इनको इस किस्म का कोई ताना देगा कि भई ये लड़की तो ऐसी है, वैसी तो ये वहाँ लड़ेंगे और झगड़ेंगे और इस लड़की के लिए वो लेंगे स्टैंड लेंगे और स्टंट कर के वहाँ दिखाएँगे। तो ये सारी चीज़ें तो अब वहाँ पर शायद ही यूनिवर्सिटी के 2-3 ये एक रोमांटिक स्टाइल के सीन बनाने के और इनकी हीरोगिरी दिखाने के लिए इस किस्म का सीन बना दें। और बाकी एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये इतनी उम्र रसीदा आदमी है और एक-एक पैसे के लिए ये मोहताज है। आखिर ये अब तक कोई नौकरी क्यों नहीं कर रहा था? मुझे अब तक इस ड्रामे में ये बात समझ में नहीं आई कि ये अच्छा पढ़ने-लिखने वाला लड़का था, अगर ये कोई नौकरी कर लेता, तो हो सकता था कि भई 90% जिसके नंबर कम हो के 80% हो जाते, लेकिन कम से कम ये जो बेइज़्ज़ती उठा रहा था मुसलसल, घर के अंदर एक-एक रुपए के नाम पे, वो बेइज़्ज़ती तो उसको ना उठानी पड़ती, जो इसको फुप्पो से पैसे लेने पड़ रहे थे, वो भी इसको ना लेने पड़ते, दादा के आगे भी हाथ ना फैलाने पड़ते। तो ये चीज़ मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आई, कि तुम बीवी के जो है वो हक में तो लिख रहे हो नाम पे, तुम्हारे पास वलीमा करने को तो चलो पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, तुम्हारे पास तो एक वक़्त का खाना खिलाने के उसको पैसे नहीं है। तो आखिर ये क्या बात है कि ये लड़का जो है ये कोई नौकरी नहीं करता? ये बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती। ओवरऑल ज़ाहिर है कि फिर वही बात है कि एक्टिंग सबकी अच्छी है, तो ड्रामा अच्छा है, चल रहा है तो देख रहे हैं। और आई होप कि इसके अंदर आगे जो सिचुएशंस आएँ, वो एक तो ये कि जो घिसी पिटी हुई हज़ारों दफ़ा की दोहराई हुई जैसे चीज़ होती है कि जी वो बीवी जो है वो अलग बिस्तर पे सो रही हैं, मियाँ अलग बिस्तर पे सो इतनी तफ़सील में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, दिखाने की ज़रूरत ही नहीं। इससे पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हीरो बहुत अच्छे कैरेक्टर का है, उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। दिखाओ ही नहीं यार, किसी का बेडरूम का दरवाज़ा बंद हो गया, वो सोफ़े पे सो रहे हैं, तो वो फ़ानूस पंखे पे लटक रहे हैं, तो दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ये समझ में ही नहीं आता कि आखिर इस कदर तफ़सील की ज़रूरत क्या होती है, इससे क्या कैरेक्टर धो के दिखाना चाहते हैं? ये मैरिटल रेप से बचाने के लिए चीज़ बताना चाहते हैं कि जी इन दोनों में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, तो मतलब क्या बताना चाह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता और मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपको अपने हुकूक के औरत को पता है, तो उसको मर्द के हुकूक के बारे में भी पता होना चाहिए। ख़ैर एनीवेज़ तो अब ये इसका इतना रिव्यू हो गया एपिसोड नंबर 18 तक। बहरहाल इस ड्रामे से रिलेटेड कुछ सवालात हैं लेकिन उसके लिए मैं अलग बनाऊँगी वीडियो और इस वीडियो में नहीं डालूँगी वरना ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है जी, फिर अगली किस्तें आने तक अस्सलाम वालेकुम।